मदद से जो है वह सहज रूप में लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है। अब घर बैठे हम जब टेलीविजन देखते हैं तो कौन कौन से कॉस्मेटिक है, कौन कौन से टूथपेस्ट है, कौन कौन से बालों में लगाने वाले तेल है, शैम्पू है, कपड़े है, सैंडल है, फैशन है, गाड़ी है, टू व्हीलर है, सेंट्स है, सौंदर्य प्रसाधन है, हजारों प्रोडक्ट्स के बारे में घर बैठे पता चलता है। उनकी गुणवत्ता के बारे में भी पता चलता है, उनके गुण दोषों के बारे में भी पता चलता है। और इतना ही नहीं, आज हमारे पास इंटरनेट उपलब्ध है। अगर कोई चीज हम लेते हैं, मान लीजिएगा कि हमने कोई पेप्सोडेंट खरीद लिया है, तो उसमें कौन कौन से कंटेंट्स है वो तो पेस्ट में लिखे हुए होते हैं, लेकिन अगर हमें वेरीफाई करना है तो इंटरनेट पर जाकर भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो इतनी अधिक विश्वसनीयता वस्तु के बारे में आपको पता चल जाती है। इसलिए हम कौन सी चीज ले और ना ले, कौन सी हाइजीन है, कौन सी नहीं है, कौन सी दूषित है, कौन सी सेहत के लिए खतरा है, खतरा देने वाली है, ये इसके बारे में हमें सब पता चल जाता है। तो जनसंचार माध्यमों ने व्यापार और वाणिज्य को घर घर तक ही नहीं पहुंचाया, बल्कि उत्पादित वस्तुओं को ग्राहकों तक पहुंचाने का प्रभावकारी काम विज्ञापन के माध्यम से किया जाता है। विज्ञापन और जनसंचार माध्यम केवल आपको वस्तु के प्रति ही जागरूक नहीं करते हैं, बल्कि विज्ञापन के माध्यम से आपके भीतर की क्रय शक्ति का निर्माण करना, क्रय इच्छा का निर्माण करना, मतलब आपको जरूरत भी नहीं लगती तो भी आप उस वस्तु को खरीद लेते हैं, क्योंकि विज्ञापन आपको हैमर करते रहता है, तो हम उस वस्तु को खरीद ले लेते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण साधन है। तो व्यापार और वाणिज्य के साधन में मैंने आपको परिवहन साधन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं, बीमा साधन एक है, जैसे मैंने आपको कहा कि बीमा के कारण जो है और अधिक सुरक्षित बन गया है व्यापार और वाणिज्य। हम हर एक चीज का बीमा निकाल लेते हैं। और सबसे ताजा उदाहरण अगर देखा जाए तो पीक बीमा जिसको कहा जाता है, पीक बीमा जिसको कहा जाता है कि आप वो कोई रिस्क नहीं रही है, अगर बहुत ज्यादा बारिश आती है तो किसान के सब फसल उजड़ जाती, कभी सूखा पड़ जाता है तो भी किसान का नुकसान हो जाता। तो ऐसे में अभी किसान बहुत कम मात्रा में, अगर 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ कोई कोई भी अनाज वगैरह वो लगाता है और 200, 250, 300 रुपए अगर उसके भर देता है बीमा के, तो अगर उसका नुकसान हो जाता है तो बाजार के मूल्य के अनुसार उसे 10,000, 20,000, 15,000 वो रुपए जो है उसको मिल जाते हैं। तो ये बीमा ने व्यापार और वाणिज्य को और अधिक सहज बना दिया है और सुरक्षित बना दिया है। तो व्यापार और वाणिज्य, सरकारी अर्ध सरकारी तंत्र और जनसंचार माध्यम तथा विज्ञापन। उसके बाद मैंने आपको बताया वाणिज्य, व्यापार और भाषिक प्रक्रिया। इसमें मैंने आपको इसका भी विश्लेषण किया। वाणिज्य और व्यापार में जो व्यापार की भाषा जो होती है वह सहज रूप में सामान्य भाषा से अलग होती है। और जैसे कार्यालय में जो प्रयुक्त की जाती है, या मेडिकल साइंस में, या विज्ञान या विधि के शास्त्र में, या कानून के क्षेत्र में जो भाषा प्रयुक्त की जाती है वो भी प्रयोजनमूलक ही होती है। लेकिन वाणिज्य और व्यापार में भाषा की जो प्रयोजन मूलकता है वो विभिन्न आयामों को लेकर आती है। मतलब विभिन्न प्रकार की प्रयुक्तियां है। ठेले वाले की भाषा अलग, रिटेल व्यापारी की भाषा अलग, छोटे दुकानदार की भाषा अलग, कंपनियों वाले की भाषा, ये मैंने कहा कि वहां से लेकर वहां तक मल्टीनेशनल कंपनियों तक भाषा प्रयुक्तियों में अलग अलग प्रकार की प्रयुक्तियां हमें देखने के लिए मिल जाती, हमें देखने के लिए मिल जाती। तो ये उसके भाषिक प्रकार मैंने कहा। वाणिज्य और व्यावसायिक भाषा की सामान्य विशेषताएं फिर मैंने आपको बताई। जैसे मैंने कहा कि वाणिज्य और व्यापार की भाषा सामान्य भाषा से अलग है। उसमें रूढ़ीकरण, कुछ रूढ़ रूप में आए हुए शब्द हैं, परंपरागत रूप में आए हुए शब्द है, बही खाता, जमा पूंजी वगैरह। अरूढ़ीकरण मतलब कुछ नए शब्द आए हैं, जैसे नए नए वस्तुएं बनती है, नए नए आ जाती है, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर के या संचार साधनों के कारण उसको लगकर जो नई नई शब्दावली आई है वह भी वाणिज्य और व्यापार का एक हिस्सा ही है। उसके बाद अर्ध औपचारिकता, मैंने जैसे कहा, यह न पूर्ण तरह से औपचारिक होती है न पूरी तरह से अनौपचारिक होती है, बल्कि इसका एक संतुलित रूप आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। उपप्रयुक्ति बहुलता मतलब भाषा प्रयुक्ति की दृष्टि से विभिन्नता इसमें देखने के लिए मिलती है। संक्षिप्तता और स्पष्टता इसकी एक विशेषता है, क्योंकि उसमें कोई विस्तार को स्थान नहीं है, भाषा विस्तार को कोई स्थान नहीं है। स्पष्टता बहुत जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन और भ्रम उत्पन्न हो सके व्यापार
हो, व्यापार में अगर हो जाए तो बड़ी कठिनाई आ जाती। इसलिए जितनी भाषा स्पष्ट हो, जितनी संक्षिप्त हो, उतनी अधिक व्यापार सहज और सब स्पष्ट और पारदर्शी बनता है, पारदर्शी बनता है। अगर हमें बैंक में जाना है और पैसे निकालने हैं, तो हम मौखिक रूप में नहीं कहते कि हमें 1500 रुपए 1400 रुपए दे दो। आपको लिखित रूप में आपके उस पर्ची पर लिखना पड़ता है कितना निकालना है, 500 रुपए, 500। आपको अक्षरों में भी लिखना पड़ता है, FIV, 5000 रुपीज, 500 रुपीज, ऐसा आपको लिखना पड़ता है। मतलब अक्षरों में भी लिखना पड़ता है और अंकों में भी लिखना पड़ता है। इसका कारण क्या है कि कोई भ्रम ना हो, किसी प्रकार का भ्रम ना हो, इसलिए हर एक छोटी छोटी बात भी इन्वॉल्व की जाती है। इसलिए मैंने कहा अगर आपको टूथपेस्ट भी लेना है तो टूथपेस्ट लेते हैं तो उस पर सभी प्रकार की सावधानियां होती है लिखी हुई, इसमें कौन कौन सी चीजें मिलाई गई है वो भी हुई। हम 5 रुपए का अगर कुरकुरे भी खरीदते हैं उस पर भी लिखा होता है, उस पर भी लिखा होता है। तो उसमें क्या क्या कंटेंट्स है वो लिखे हुए होते हैं। तो स्पष्टता यह बहुत ही सही रूप में हमें देखने के लिए मिलती है। और उसके साथ मैंने कहा था आपको विनम्रता और शिष्टता, ये तो किसी भी प्रकार के व्यापार और वाणिज्य के लिए आवश्यक तो होती है। विशिष्टता, नम्रता अगर आप में ना हो तो आप जो है वह इस प्रकार का व्यापार और वाणिज्य में आगे नहीं जा सकते। हम देखते हैं आज जो कोवैक्सीन शुरू हो गया है उसमें हमने देखा सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन आई है, वो सीरम इंस्टीट्यूट के जो संचालक है, जो सर्वे सर्वा है, उन्होंने पहली बार ली है ना। आपने टीवी पर देखा होगा, तो आदर पूनावाला जिनको कहा जाता है, उन्होंने पहली बार ली क्योंकि वो खुद संचालक है। ऐसा लोगों को भ्रम ना हो, उन्होंने पहले खुद वैक्सीन ली और अधिक अपने वैक्सीन के बारे में विश्वसनीयता निर्माण करने के लिए उन्होंने क्या किया, पहले खुद पर प्रयोग किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इतनी विश्वसनीयता, नम्रता और शिष्टता वाणिज्य और व्यापार में होना जरूरी है। देखिएगा कि उसी तरह जैसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसी ये दो वैक्सीन आए हैं, वो स्वदेशी और दुनिया के सबसे सस्ते हैं। सस्ता क्यों बनाया? क्योंकि वो स्वदेशी है और उन्होंने कहा कि हमारा पहला उद्देश्य जो है वो भारत को बचाना है। इसलिए बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने केवल 200 रुपए उसके दाम रखे। बाहर की वैक्सीन 5000 6000 रुपए में, उन्होंने 200 रुपए में रखे, ताकि पहला सेवा का काम, देश को बचाना है। तो इस प्रकार की विनम्रता जिस व्यवसायिकों में होगी, इस प्रकार की शिष्टता जिन व्यवसायिकों में होगी, वह व्यवसाय तो निश्चित रूप में फलता फूलता है। तो लौकिक भाषा में, लिखित भाषा में भी इस प्रकार की विनम्रता आपको देखने के लिए मिलती है। उसके बाद अंतिम जो अनुभाग था वो हमने देखा वाणिज्य व्यवसायिक हिंदी की संरचनात्मक विशेषता, जिसमें शब्द संपदा, उसके बाद विशेष शब्दावली, समांतर शब्दावली, वाक्य विन्यास, अनुवाद प्रधानता और संक्षिप्तियों का प्रयोग। तो इस तरह से हमने ये व्यापार और वाणिज्य के अंतर्गत जो तीन चार अनुभाग थे, उस इकाइयों का मैंने विश्लेषण किया। आपको समझ में आया इस प्रकार का विश्लेषण? हाँ सर। कोई कठिनाई है आपको समझने में अभी भी? नहीं सर। अच्छा, मतलब अभी हमारा जो है सर, हाँ बोलिए। वाणिज्य का मतलब क्या होता है? वाणिज्य का मतलब व्यवसाय होता है, व्यवसाय और वाणिज्य जिसको एक ही पर्यायी शब्द है। वाणिज्य का मतलब व्यवसाय है, व्यापार ओके और सर। हाँ, व्यवसाय और व्यापार। और कोई शंका है आपको? सपना, वैशाली, प्रणीता, कल्याणी? नो सर। अच्छा, तो अभी तक हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो हुआ है, देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी
इसमें भाषा का स्वरूप और महत्व ये मैंने समझाया आपको, भाषा की परिभाषा, उसकी विशेषताएं और प्रकार्य, उसके बाद वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व, ये एक अनुभाग हो गया हमारा। फिर दूसरा अनुभाग हमने देखा भाषा शिक्षण, स्वरूप एवं प्रक्रिया। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया, इसमें मातृभाषा शिक्षण, अन्य भाषा शिक्षण, उसमें सबसे प्रमुख हमने देखा भाषा कौशल। उसके अंतर्गत 4 प्रकार के कौशल, श्रवण कौशल, भाषण कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल। उसके बाद व्यावसायिक हिंदी, उसके अंतर्गत हमने देखा वाणिज्य और व्यापार से तात्पर्य और स्वरूप, उसका महत्व, वाणिज्य और व्यापार के साधन, वाणिज्य व्यापार और भाषिक प्रकार्य, वाणिज्य व्यावसायिक भाषा, संरचनात्मक विशेषताएं, ये इसके अंतर्गत था। अब इसमें एक छोटा सा एक अनुभाग है व्यावसायिक पत्र लेखन का, है ना। अब इसको मैं टाल इसलिए देता हूं ताकि मतलब ये मैं उम्मीद करता हूं थोड़ी दिन के बाद अगर लेक्चर शुरू हो जाते हैं ना तो बोर्ड पर निकाल के आपको बताना पड़ेगा, है ना। थोड़ा बोर्ड पर निकाल। नहीं सर, हेलो, नहीं सर, ऑनलाइन ही पढ़ा दो ना, क्योंकि मैं रेगुलर स्टूडेंट नहीं हूँ। नहीं नहीं, आपके बारे में नहीं, सबके बारे में मैं कह रहा हूं, क्योंकि कैसा है पत्र लेखन के संदर्भ में, वाणिज्य और व्यापार के लिए। अच्छा ठीक है, कौन बोल रहे हैं आप? वैशाली। वैशाली। अच्छा, बाकी क्या कहते हैं? हर्षदा, प्रणीता, सपना? नहीं सर, आप व्हाइट बोर्ड शेयर कर दो ना, इधर शेयरिंग का ऑप्शन है, व्हाइट बोर्ड शेयर करके आप पढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है हर्षदा, प्रणीता? सर वो रेगुलर होंगे। जब आप बोले हाँ, हेलो। सर, आपको जब लगता है तब लीजिए। हाँ, क्योंकि इसलिए मुझे लगा कि ठीक है, आप अगर कहते हैं तो ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करके वैसा करने के लिए तैयार हूँ कि व्हाइट बोर्ड शेयर करके आपको मैं बता दूं कि कहाँ पर मतलब पत्र लेखन के संदर्भ में व्यावसायिक पत्र लेखन किस प्रकार का होता है, व्यावसायिक पत्र लेखन का नमूना भी है, क्योंकि ये नमूने मुझे बताने पड़ेंगे ना, तो आपको लिखकर बताने पड़ेंगे व्हाइट बोर्ड शेयर करके। ठीक है, मैं वो भी तैयार करूंगा, आपको व्हाइट बोर्ड शेयर करके भी उस प्रकार की बातें आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैंने वो तैयार नहीं किया है, मैं तैयार करता हूं और उसके बाद व्यावसायिक पत्र लेखन के बारे में आपको बताता हूं कि उसके लिए जरूरत क्या है, कैसी। ठीक है, उसके बाद ये इतना जो अनुभाग है उसमें का हम छोड़कर आगे बढ़ेंगे, चलेगा ना? ठीक है सर। क्योंकि हाँ, अगर हो सके तो अगले लेक्चर में ये अगले 2 लेक्चर में मैं उसको ले लूंगा, ठीक है ना? ओके सर। हाँ, तो मैं कुछ उदाहरण के रूप में उस लेटर को तैयार करके आपके सामने रखूंगा और कुछ रेडीमेड तैयार करके दिखाऊंगा। अभी तो मैंने तैयार करके रखा नहीं कि ये देखो, मैंने सोचा कि वो अगर अगले हफ्ते में या अगले महीने में शुरू हो जाता है तो उतना एक बोर्ड करके मैं दिखा दूं आपको। फिर भी ठीक है, आप अगर कहती है कि हम ऑनलाइन ही उसको ले ले तो ऑनलाइन ही ले लेंगे और वो तैयार करके मैं आपको बता दूंगा पत्र लेखन किस प्रकार का होता है। एक आखिरी अनुभाग है इस मतलब इस सिलेबस का, प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत। आपने अगर पाठ्यक्रम देखा होगा तो 2 भागों में बटा है, एक तो गद्य और दूसरा प्रयोजन मूलक हिंदी। मतलब अगर ये अनुभाग हमारा 1-2 दिन में हो जाता है तो हमारा 50% सिलेबस हो जाएगा, पढ़ाया हुआ 50% सिलेबस हमारा इसमें हो जाएगा। बाकी रह जाता है फिर गद्य, उसमें बाकी निबंध है वगैरह वगैरह, वो हम देख लेंगे। लेकिन ये आखिरी जो अनुभाग है इसका वह है निबंध लेखन का। अब आप सभी को पता है निबंध क्या होते हैं, निबंध किस प्रकार के निबंध लेखन किया जाता है। आपको कोई हम 10वीं से हम देखते हैं कि हमें स्कूली स्तर से लेकर हमें अलग अलग प्रपत्रों में, खासकर मराठी, हिंदी और अंग्रेजी इस भाषा विषय में निबंध लेखन का एक प्रश्न हुआ करता था। अब निबंध लेखन की एक पद्धति अलग होती है, देखिएगा, सामान्य पद्धति वो होती नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि जैसे हम सामान्य भाषा में बोलते हैं
वैसे निबंध लेखन होता है। निबंध लेखन अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का, अलग अलग विधाओं का, अलग अलग विषयों पर लिखे जाते हैं। निबंध लेखन के माध्यम से ये देखा जाता है कि विद्यार्थियों की भाषिक क्षमता कितनी है, विद्यार्थियों की तर्क करने की क्षमता कितनी है, विद्यार्थी कितना कम शब्दों में ज्यादा अभिव्यक्त करने की उसकी क्षमता है, विद्यार्थी मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग करके अपनी भाषिक क्षमता का परिचय किस प्रकार से देता है। उसी तरह विद्यार्थियों की कल्पनात्मकता या कल्पना शक्ति या प्रतिभा शक्ति कितनी है, या निबंध के माध्यम से यह भी देखा जाता है कि उसकी परिधि, बौद्धिक परिधि, मतलब उसकी सोच कितनी है, यह देखा जाता है। निबंध लेखन सामान्य लेखन की तरह नहीं होता है। आप एक प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न का उत्तर अगर हम जब नीचे लिख देते हैं, वैसा प्रश्न का उत्तर नीचे लिखना नहीं है निबंध लेखन। मतलब आपकी तर्क शक्ति, आपकी कल्पना शक्ति, आपकी प्रतिभा, आपकी बुद्धि की व्यापकता, विषय का व्यासंग जिसको कहा जाता है, बौद्धिक परिकल्पना आपकी, ये तर्क शक्ति आपकी, ये सबकी जांच निबंध में होती है। निबंध शब्द बना ही ऐसे है, निबंध, ये दो शब्दों के योग से बना है। मतलब विचारों को बांधना, विचारों को बांधने की प्रक्रिया निबंध में होती है। तो इसलिए आपको याद होगा जब आपको 10वीं या 12वीं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए होंगे निबंध लेखन को लेकर, तो स्पष्ट रूप में ऐसे पूछे गए होंगे कि 200 या 300 शब्दों में निबंध लिखिए। 200 शब्दों में ऐसा ही होता है कि नहीं निबंध? ये कंडीशन होती है नहीं? हाँ, तो 200 शब्दों में निबंध लिखिए, 300 शब्दों में निबंध लिखिए से तात्पर्य यह है कि मर्यादित रूप में गागर में सागर भरने की क्षमता आपके विचारों में होना जरूरी है। अब सागर जैसी अभिव्यक्ति दे, लेकिन आपके पास गागर है, केवल गागर में जितना पानी भर सके उतने पानी में आप सागर की अनुभूति दे। कम शब्दों में ज्यादा अभिव्यक्त करने की क्षमता को हम जो है वह निबंध लेखन कहते हैं। तो हम इस चैप्टर में, मतलब ये छोटा है, निबंध किसे कहा जाता है, उसका स्वरूप क्या है, फिर निबंध लेखन में साहित्यिक, सामाजिक, समसामयिक समस्या और वैज्ञानिक विषय को लेकर अलग अलग प्रकार के निबंध होते हैं। सामाजिक निबंध अलग होते हैं, साहित्यिक निबंध अलग होते हैं, नई नई सामाजिक समस्याएं होती है उस पर कैसे निबंध लिखा जाए, साहित्यिक निबंध लिखते समय क्या ध्यान रखा जाए, ये सभी बातें इसमें होती है। तो अगले हफ्ते में, मतलब गुरुवार के दिन हम फिर से मिलेंगे। आज ये समय खत्म हो गया है, कुछ सेकंड बाकी है मेरे पास, तो अगले हफ्ते में अभी मेरे पास समय भी मिलेगा तो मैं ये जो आखिरी अनुभाग है व्यावसायिक पत्र लेखन का, वो तैयार करके मैं ले लेता हूँ। समझ में आ गया? ठीक है ना? यस सर, चलिए। चलो ओके, ठीक है, थैंक यू। आप सब इस थैंक यू क्लास, सर। थैंक यू, थैंक यू।